Hello students, welcome to the lecture number 3 of class 12th physics unit electrostatics. So far we have studied about the charges and the properties of the charges, about the methods of charging. Today we are going to discuss about the Coulomb's law in electrostatics. So let us start the video. कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। यानी कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द वेरी बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ से हम अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो जिस फोर्स की हम बात कर रहे थे कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं किसी फोर्स से, उस फोर्स को मेज़र किया कूलम्ब्स ने इन 1785। उन्होंने वेरियस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमें एक लॉ निकाल के दिया जिसे हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से। इस फोर्स के बारे में जो दो चार्जेस को या तो अट्रैक्ट करवाती है या रिपेल करवाती है, इस फोर्स के बारे में उन्होंने एक दो चीज़ें बताई, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये उनकी अजम्पशंस थी कि जो उन्होंने इस फोर्स के बारे में बोला है। तो इस फोर्स के बारे में पहले जो एक दो चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कूलम्ब ने इस फोर्स के बारे में बोली वो है दैट फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। ये जो फोर्स होगी ये सेंट्रल होगी नेचर में। इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस को अगर मैं सेंटर टू सेंटर मिलाऊं तो एक लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। यानी जो कूलम्ब्स फोर्स होगी दो चार्जेस के बीच में, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। इसी लाइन पर ये फोर्स एक्ट करेगी, चाहे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हो, चाहे वो एक दूसरे को रिपेल करती हो। तो इस लाइन का यही मीनिंग है कि जो फोर्स होगी वो नेचर में सेंट्रल होगी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली कि ये फोर्स रिपल्सिव कब होगी, ये हम भी जानते हैं कि जब दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो ये फोर्स रिपल्सिव होगी, और जब दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी। तो दूसरी चीज़ हम ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, फोर्स इज रिपल्सिव इफ चार्जेस आर, रिपल्सिव कब होगी? जब चार्जेस सेम नेचर के होंगे। इफ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर एंड फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर। ये तो इन्होंने दो बातें बताई हमें फोर्स के बारे में, और जो इनकी अजम्पशन थी वो ये भी है, ये भी आप साथ में ही पॉइंट नोट डाउन कर लेना, दैट चार्जेस शुड बी एट रेस्ट सेकंड, चार्जेस आर पॉइंट इन साइज। इन दोनों के मीनिंग क्या है आपको समझाता हूँ। पहली हमने लिखी चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने ये स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे चार्ज हमेशा हमारे रेस्ट पर रहेंगे। कूलम्ब ने भी जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं या जो लॉ हमें निकाल के दिया है वो एप्लीकेबल है ओनली इफ़ चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर चार्जेस मूव करने लगते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें और भी एडिशनल हमारे पास आ जाती हैं, वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। सेकंड हमने लिखा है चार्जेस आर पॉइंट इन साइज, यानी कूलम्ब ने जो भी हमें लॉ दिया उन्होंने चार्जेस के साइज को उन्होंने कंसीडर नहीं किया है अपने कैलकुलेशंस में। तो हम मान के चलेंगे कि जो चार्जेस हम कंसीडर करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के लिए वो चार्जेस पॉइंट होंगे, यानी बहुत छोटे से चार्ज होंगे जिनके साइज का हमारी कैलकुलेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
तो ये जो कुछ अजम्पशंस आप कह लीजिए या उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हैं। प्लीज़ पॉज दीज अजम्पशंस। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या ये लॉ बोलता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टेप आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर इसे हम डायग्राम से भी समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलम लॉ है ये क्या बोलता है। तो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस attract or repel each other with a force which is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them। हमने यहाँ पे लिखा है कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं किसी फोर्स से। 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर दो चार्जेस इतनी डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस एट पॉइंट ए एंड बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2। तो हमने कंसिडर किया लेट Q1 and Q2 are two like charges। like charges का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। लेट Q1 Q2 आर टू लाइक चार्जेस एट पॉइंट A and B separated by a distance स्मॉल r। दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। अब दोनों अगर सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये चार्ज इसे रिपेल करेगा तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, वही फोर्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक दूसरे को दूर लेके ये फोर्सेस जा रही हैं। तो कूलम ने क्या बोला कि ये फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 1/r स्क्वायर। ऑन कंबाइनिंग दीज टू वी विल गेट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट Q1 Q2/r स्क्वायर। वेयर
K is constant of proportionality and its value depends on nature of medium in which two charges are present. हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट थी उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया. ये ही जो है वो इक्वेशन है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. अब यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट की बात की है दैट इज़ के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगी कि दो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं ये कौन से मीडियम में प्रेजेंट हैं. मीडियम में एयर है, वैक्यूम है, वाटर है या और कोई मीडियम प्रेजेंट है. यानी मीडियम चेंज होने के साथ इस के की वैल्यू भी चेंज होगी. ये वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी. तो अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें, फॉर एयर और वैक्यूम, अगर दो चार्जेस एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट हैं तो के की वैल्यू जो निकाली गई है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट permittivity of फ्री स्पेस, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. तो के की वैल्यू जो एयर या वैक्यूम के लिए निकाली गई दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है दैट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. अगर मैं के को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दूं इस इक्वेशन में तो वी विल गेट दिस एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. दिस इज द इक्वेशन फॉर कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यहाँ से एक चीज़ मैं और आपको एडिशनल बता रहा हूँ. आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा दैट ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसका मतलब क्या था कि जब हम ग्रेविटेशन में फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू Gm1m2 ओवर R स्क्वायर. यानी जो नीचे आपके पास आता है दैट इज़ R स्क्वायर. जिस भी इक्वेशन में आपको डिवाइड में नीचे R स्क्वायर देखने को मिले इसका मतलब आप समझ जाना कि दैट फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो यहाँ पे आप भी लिख सकते हो दैट ये आपके पास एडिशनल पॉइंट है, दिस फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसके आगे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो ये लॉ हमारे पास निकल के आया है, वैल्यू है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये एप्सिलॉन नॉट जिसके बारे में हमने बताया दैट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. एयर और वैक्यूम के लिए जो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है दैट इज़ 8.854 इंटू 10⁻12 यूनिट. आप यहाँ से निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आएगी. आपसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है दैट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी. हम यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से. एप्सिलॉन नॉट को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, F को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और ये जो हम F की बात कर रहे हैं दैट F इज़ फॉर वैक्यूम. तो यहाँ पे मैं VAC वर्ड लिख रहा हूँ दैट इज़ फॉर वैक्यूम. यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई F वैक्यूम Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखना चाहें तो 1/4 एफ डिवाइड में है, पहले ऊपर वाली यूनिट लिख लीजिए Q1 Q2, यानी चार्ज की बात हो रही है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, Q1 की यूनिट भी कूलम, Q2 की यूनिट भी कूलम, तो कूलम का स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, एफ फोर्स की यूनिट न्यूटन इनवर्स आ जाएगा, आर स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एक चीज़ आप और देख सकते हैं, जैसे जैसे परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ वैक्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक कंक्लूजन हम और ड्रॉ कर सकते हैं दैट एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन जैसे जैसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फोर्स दो चार्जेस के बीच में, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो कम होती जाएगी। तो ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप इतना ध्यान रखिए, हमने यूनिट निकालनी सीख ली। आप यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालेंगे, हम यहीं से निकाल सकते हैं। Q1 Q2 यानी चार्ज की बात हो रही है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और जब डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है तो हम चार्ज के लिए यूज़ करते हैं ए, एम्पियर ए। तो इसके लिए भी Q1 के लिए ए, Q2 के लिए भी ए। 4 पाई इज कांस्टेंट। एफ का डायमेंशनल फार्मूला हमें आता है, दैट इज MLT-2 आर स्क्वायर, इसका मतलब एल का स्क्वायर। तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ जाता है M-1 ऊपर चला जाएगा, L1 2 यहाँ से L बन जाएगा L3, T ऊपर जाके T2, और ये A का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, हमें पता है वी नो दैट K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/4 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, तो ये हमारे पास निकल के आता है 9 इंटू 10⁻⁻9। यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। के को यहाँ रखेंगे, ये शायद मैंने गलत लिख दिया, आप चेक कर लीजिए। यहाँ से के मैं निकाल सकता हूँ एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 इंटू Q2। तो यहाँ से आप यूनिट लिख लीजिए, यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। और इस के की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो हमारे पास आ जाता है F इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, और इसकी जगह आप ये लिख लीजिए Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। और ये फोर्स, हम कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं, जब दो चार्जेस वैक्यूम में या एयर में कहीं पे होंगे। तो दो चार्जेस को जब भी हम वैक्यूम या एयर में प्लेस करेंगे, चाहे वो सेम नेचर के हों चाहे रिपल्सिव नेचर के हों, दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उस फोर्स की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके बेस पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अगर आप मॉडर्न की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप जहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है वहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया है, आपको वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। कोई आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज़ मेक अ करेक्शन। जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है दैट इज़ ऑफ के, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁻9 नहीं होगा, 9 इंटू 10⁻9 होगा। तो आप ये करेक्शन प्लीज़ अपने पास बना लीजिएगा। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिट ऑफ चार्ज। जो हमने बात की कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, हम किस तरह से
इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिफ़ाइन 1 कूलम, तो आप इसे किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? तो मैं वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। टॉपिक इज़ यूनिट ऑफ चार्ज, दैट वी ऑलरेडी नो द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। अभी हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई थी एफ वैक्यूम, दैट इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेट Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q, यानी जो दोनों चार्जेस हम ले रहे हैं दोनों की वैल्यू इक्वल है, हमने यहाँ पे मानी है Q। लेट दिस डिस्टेंस R इज़ 1 मीटर, यानी दोनों चार्जेस को हमने 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है। मान लेते हैं इनके बीच में जो फोर्स लगी वो फोर्स की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 9 इंटू 10⁹ इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 की जगह Q इंटू Q डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग कैंसल आउट, Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ से Q इज़ इक्वल टू ±1 कूलम। तो यहाँ से 1 कूलम को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट 1 कूलम is that charge which repel an equal charges with a force, हमने कितनी कंसिडर की थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन when placed 1 मीटर अपार्ट। तो जो हमने अजम्पशन ली उसी को हमने डेफिनेशन में भी लिखा है। हमारे पास Q की वैल्यू ±1 कूलम कब आई? जब हमने दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस ली 1 मीटर, दोनों के बीच फोर्स ली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, और दोनों चार्जेस को हमने कंसिडर किया ऑफ सेम नेचर एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो हमने वही लिखा 1 कूलम वो चार्ज है जो इक्वल चार्जेस को और जो सेम नेचर के थे रिपेल करेगा कितनी फोर्स से? विद अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, जब हम उन्हें 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बात करते हैं परमिटिविटी के बारे में, जो हमने डिनोट किया था एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अगर चार्जेस एयर या वैक्यूम में ना होके किसी और मीडियम में रहें तो फोर्स की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। ये हम अभी पहले भी बात कर चुके हैं। फोर्स इज़ ग्रेटली अफेक्टेड विद द मीडियम। जो K था, K डिपेंड्स करता था बिल्कुल मीडियम के ऊपर। अगर मीडियम चेंज होता है तो K की वैल्यू चेंज होगी, K की वैल्यू चेंज होती है तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो चार्जेस को पानी के बीच रखते हैं तो उनके बीच फोर्स 1/80 टाइम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? अगर हम दो चार्जेस को वैक्यूम या एयर में रखते हैं, यानी F water will be 180 टाइम फोर्स वैक्यूम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फोर्स की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी। जब भी मीडियम चेंज होगा फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। छोटा सा एग्जांपल हमने लिया कि अगर हम दो चार्जेस को वाटर के बीच रखते हैं तो जो फोर्स निकल के आती है दैट इज़ 1/80 टाइम ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो इसके लिए अब हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ता है दैट इज़ ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होती है? अगर हम अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट इज़ ऑफ F वैक्यूम और फॉर F एयर, हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू थी जब दो चार्जेस एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट है। इफ़ two charges are present in other medium, अगर किसी और मीडियम में ये चार्जेस प्रेजेंट हैं तो हम इस लॉ को कैसे मॉडिफाई करेंगे? इन अदर मीडियम अदर देन
एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के अलावा, तब हम इस लॉ को मॉडिफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ मीडियम, जो भी मीडियम होगा, इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन। अब मैं यहाँ पे एप्साइलन नॉट नहीं लगा रहा हूँ, एप्साइलन नॉट नोटेशन थी अगर चार्जेस वैक्यूम या एयर में हों, अगर किसी मीडियम में होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ एप्साइलन, बाकी वैल्यू सेम रहेगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर व्हाट इज दिस एप्साइलन? एप्साइलन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी मीडियम टू मीडियम चेंज करेगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 1 and 2, F vacuum upon F medium is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square whole divided by 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। इसे हम सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्साइलन R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाय एप्साइलन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस रेशो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम जो हमारे पास निकल के आई एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। तो यहाँ पे इस के को बाद में आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्साइलन आर की, जो किसके इक्वल आया है, एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। डिफाइन कैसे करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से या पहले आप के लिख लीजिए, या तो हम इसे एप्साइलन आर बोलेंगे या हम इसे बोलेंगे के। दिस के, कैपिटल के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। चाहे आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या आप डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलो, एक ही बात है। इसकी भी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन सेम रहेगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो यहाँ से अगर मैं फ्रॉम दिस इक्वेशन एप्साइलन की वैल्यू निकालूँ तो इट विल बिकम एप्साइलन नॉट इनटू एप्साइलन आर। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्साइलन की जगह आ जाएगा एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अगर आपसे पूछा जाए किसी मीडियम में
फोर्स की वैल्यू निकाल के बताइए, तो आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है, हमें पता है जो यहाँ से कि K इज़ इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, तो यहाँ से एप्साइलन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एप्साइलन नॉट इंटू के। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं पुट करूँ, वी विल गेट एफ मीडियम इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू के लिए इनमें से जो भी सूटेबल लगे आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी, कूलम्स लॉ की जो है वो हमने कंसिडरेशन देखी कि क्या क्या कंसिडरेशन की गई थी, फोर्स के बारे में उन्होंने क्या बोला, क्या उनकी अजम्पशन रही थी, उसे कूलम्स लॉ को हमने इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी में लिखना सीखा। इसके आगे जो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसकी क्या बेनिफिट्स रहते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के, और साथ में हम सीखेंगे कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को कैसे देख सकते हैं, प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।